subscribe and press the bell icon. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड। ये लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर फर्स्ट है। इसके नेक्स्ट लेक्चर हम आने वाली वीडियो में बनाएंगे और जो भी स्टूडेंट्स नीट या जेई क्रैक करना चाहते हैं वो हमारे चैनल पे बने रहें और इस वीडियो के साथ बने रहें। और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है हमारा लाइफ। क्या है लाइफ? इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन लाइफ इन अ सिंगल सेंटेंस। ये बहुत ही ज़्यादा कठिन डिफ़िकल्ट है कि लाइफ को एक सिंगल सेंटेंस में डिफ़ाइन कर दिया जाए। इट कैन बी कैरेक्टराइज्ड, इसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं। इट इज़ यूनिक complex organization of molecules that expresses itself through chemical reaction which lead to growth, development, responsiveness, adaptation, reproduction। ये एक बहुत ही यूनिक और कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मॉलिक्यूल्स खुद को एक्सप्रेस करते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू, जिसकी वजह से बॉडी में ग्रोथ, डेवलपमेंट, एडेप्टेशन, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिवनेस जैसे कैरेक्टर आते हैं। लाइफ के बहुत सारे कैरेक्टर हैं। कोई भी लिविंग बीइंग उसके अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, डेफिनेट शेप एंड साइज, ऑर्गेनाइजेशन। हर एक लिविंग बीइंग के अंदर डेफिनेट शेप एंड साइज होगी। ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, हर चीज़ उसमें ऑर्गेनाइज्ड होगी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर कोई लिविंग बीइंग है तो उसमें ग्रोथ भी होगी और डेवलपमेंट भी होगा। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या है? जितने भी हमारे बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं उसके सम को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एंड रिप्रोडक्शन, अपनी जनरेशन आगे बढ़ाने का प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। और होम्योस्टैसिस, कॉन्शियसनेस, एडेप्टेशन, एवोल्यूशन, रिपेयर एंड रिजनरेशन, एजिंग एंड लास्ट डेथ। इन सारे कैरेक्टर्स को एक एक करके अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और समझते हैं फर्स्ट कैरेक्टर, डेफिनेट शेप एंड साइज़। तो फर्स्ट कैरेक्टर है हमारा लिविंग बीइंग का डेफिनेट शेप एंड साइज़। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैंड डेफिनेट शेप। लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक अपना डेफिनेट शेप होता है और एक साइज़ विच में चेंज विथ अ नैरो रेंज, जिसको जो एक नैरो रेंज के तक चेंज हो सकता है ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी की वजह से लिविंग बीइंग को हम मॉर्फस कहते हैं और जो भी नॉन लिविंग मैटर होता है उसे एमॉर्फस कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ, ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा लिविंग बीइंग का ऑर्गेनाइजेशन। It is differentiation of a body into smaller units and subunits which are arranged in an orderly manner. Due to presence of organization, living being is called organism. ये एक ऐसा डिफ्रेंशिएशन है हमारी बॉडी के अंदर जिसमें हमारे स्मॉल यूनिट्स और सब यूनिट्स एक ऑर्डरली मैनर में अरेंज होते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन के वजह से ही हमें ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हमारा हर बॉडी का हर एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। जैसे कि हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, सैरगोनल्स हैं, हमारे बना सेल, सेल से बना हमारा टिश्यू, टिश्यू से बना हमारा ऑर्गन, ऑर्गन से बना हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम, सिस्टम से पूरी बॉडी बन गई। ये हमारी बहुत ही अच्छे से हमारी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, इसलिए हमें ऑर्गेनिज्म का नाम दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। लिविंग बीइंग का नेक्स्ट कैरेक्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज इन द साइज ऑफ अ सेल एंड ऑर्गन और होल organisms usually accompanied by increase in dry weight, mass, number। ग्रोथ एक परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंज है सेल के साइज़ में, जिसकी वजह से हमारा जो होल ऑर्गेनिज्म होता है उसके ड्राई वेट या मास या नंबर में इंक्रीज़ हो सकता है। Development is the sum of the total changes that occur in an organ
और ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। एक ऑर्गेनिज्म की पूरी लाइफ टाइम में जितने भी चेंजेस होते हैं, टोटल चेंजेस, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। और प्लांट्स और एनिमल्स में कुछ डिफरेंट है ग्रोथ में, तो आइए समझ लेते हैं उसको। तो ग्रोथ कंटिन्यूज़ इन प्लांट्स, ग्रोथ कंटिन्यूज़ थ्रू आउट लाइफ एज दे हैव मेरिस्टेमेटिक एरियाज वेयर सेल डिवीजन अकर्स रेगुलरली। प्लांट में पूरी लाइफ ग्रोथ होता रहता है, उनके पास मेरिस्टेमेटिक एरियाज़ होते हैं जिनमें सेल डिवीज़न होता है रेगुलरली, जिसकी वजह से प्लांट्स में पूरी लाइफ टाइम ग्रोथ होती रहती है। लेकिन हमारे एनिमल्स में ऐसा नहीं है। एनिमल्स में ग्रोथ अकर्स अप टू अ सर्टेन एज आफ्टर विच सेल डिवाइड ओनली टू रिप्लेस वॉर्न आउट एंड लॉस्ट सेल। हमारे एनिमल्स के अंदर एक सर्टेन एज तक ग्रोथ होती है, उसके बाद हमारे जितने भी सेल डिवाइड होते हैं वो हमारे लॉस्ट या मरे हुए या कुछ सेल हमारे ख़राब हो जाते हैं, उनको रिप्लेस करते हैं, उन बाकी सेल से हमारी ग्रोथ नहीं होती। द प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन ग्रोथ। 3 प्रोसेस हैं जो ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं: सेल डिवीज़न, सेल एनलार्जमेंट, सिक्रेशन ऑफ एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस हम आपको आगे बताएंगे कि क्या होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के 2 सब यूनिट हैं, इंटरसेप्शन एंड एक्रेशन। आइए इन दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं। इंटरसेप्शन, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी इंटरनल ग्रोथ होती है फॉर्मेशन ऑफ सेल की वजह से या कुछ मटेरियल ऐड होने की वजह से, तो उसको हम कहते हैं इंटरसेप्शन। लेकिन एज अ नॉन लिविंग थिंग में अगर उनके जैसा सिमिलर मटेरियल उनके आउटर सरफेस पे मिल जाता है या फिर उनकी वजह से उनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, उसको हम उसकी ग्रोथ कहते हैं, और ऐसी ग्रोथ को हम एक्रेशन कहते हैं। और ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, ग्रोथ प्रोड्यूस करने के लिए 2 सब्सटेंस होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एंड एपोप्लाज्मिक। आइए इन दोनों को एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक, दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग मैटर लाइक साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं, सेल के अंदर जितने भी हमारे मटेरियल होते हैं वो प्रोटोप्लाज्म होते हैं, और जो सेल के बाहर होते हैं आउटर सरफेस पे उसे हम एपोप्लाज्मिक कहते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक लाइक साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, एंड एपोप्लाज्मिक सेल वॉल, बोन में मैट्रिक्स एंड फाइबर्स। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। लिविंग बीइंग का नेक्स्ट कैरेक्टर है मेटाबॉलिज्म। इट इज़ सम ऑफ टोटल वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अ सेल। एक सेल में जितने भी बायोकेमिकल्स होते हैं उसी के सम को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें मेटाबॉलिज्म तो होता ही होता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता बिना बायोकेमिकल रिएक्शन के कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सके। तो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, क्या है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म 2 टाइप्स के होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। आइए चलिए इन दोनों को एक एक करके अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। एनाबॉलिज्म, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। इसे हम कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द बिल्डिंग अप रिएक्शन। इसमें जितने भी बिल्डिंग अप रिएक्शन होते हैं, कुछ बनाने वाले रिएक्शन, कुछ मेड करने वाले रिएक्शन, वो सारे रिएक्शन एनाबॉलिज्म में आ जाते हैं। इट इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। तो एक सिंपल शब्द में अगर कहा जाए, सिंपल सेंटेंस में अगर कहा जाए, एनाबॉलिज्म वो मेटाबॉलिज्म होता है जिसमें कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म आता है, जैसे कि जिसमें कुछ बनाने वाली चीज़ आती है, और जिसमें भी कुछ डिस्ट्रक्ट यानी कुछ ब्रेकडाउन करने वाली चीज़ आती है वो कैटाबॉलिज्म में आ जाती है। फॉर रेस्पिरेशन में हमारा ग्लूकोज का टूटता है तो इसलिए ये कैटाबॉलिज्म में आ गया, और डाइजेशन में हमारा फूड का ब्रेकडाउन होता है, ये इसलिए ये भी कैटाबॉलिज्म में आ गया। फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिज्म का एग्जांपल है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में हमारा ग्लूकोज बनता है, जिसमें कुछ चीज़ बनती है वो एनाबॉलिज्म में आ गया, और जिसमें कुछ चीज़ टूटती है वो कैटाबॉलिज्म में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। लिविंग बीइंग का नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा रिप्रोडक्शन। आइए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर काइंड।
ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू इंडिविजुअल सिमिलर काइंड के रिप्रोड्यूस होते हैं। लाइफ अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिटिंग लाइफ, इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल। ऐसा ज़रूरी नहीं है कोई इंसान अगर रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा तो वो ज़िंदा नहीं रह सकता, वो ज़िंदा रह सकता है। ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। अगर कोई चाहता है कि वो रिप्रोडक्शन अपनी प्रोजेनी आगे नहीं बढ़ाना चाहता तो वो ऐसा कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान रिप्रोड्यूस करे। ये बस अपनी प्रोजेनी आगे बढ़ाने के लिए एक कैरेक्टर है। इट डिस्टिंग्विशेस लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग बट इज़ नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। ये लिविंग और नॉन लिविंग को डिस्टिंग्विश करता है, बट ये लाइफ को, लिविंग बीइंग को डिफाइन नहीं करता। टू मेन स्ट्रेटजीज ऑफ रिप्रोडक्शन आर एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। रिप्रोडक्शन की टू मेन स्ट्रेटजीज हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। Homeostasis. It is maintenance of constant and favorable internal environmental conditions suitable for functioning of body organs. ये हमारी बॉडी ऑर्गन्स के लिए एक सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन को बनाता है जिसकी वजह से हमारे बॉडी ऑर्गन फंक्शन कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हमारे ऑर्गन्स भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगे, नहीं, उन्हें एक फेवरेबल कांस्टेंट फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती है जिसमें वो अच्छे से वर्क कर सकें। ये 2 टाइप्स के होते हैं, थर्मोरेगुलेशन और ओस्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट करके रखता है। और जो हमारा ओस्मोरेगुलेशन होता है वो वाटर और आयोनिक लेवल को मेंटेन करके रखता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। Consciousness, it is awareness of surrounding and respond to external stimuli। कोई भी हमारा स्टिमुलाई मतलब होता है हमारे चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। कुछ भी अगर एनवायरनमेंट में चेंज हुआ तो उसे हम स्टिमुलाई कहते हैं। अगर कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई हुआ है उसके लिए हमें जो हम रिस्पॉन्स करते हैं उसे ही कॉन्शियसनेस कहते हैं। स्टिमुलाई आर रिसीव्ड बाय सेंस ऑर्गन। जो हमारा स्टिमुलाई होता है वो रिसीव किया जाता है सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, जो कि हमारा फिज़िकल भी हो सकता है, केमिकली भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। द विजिबल चेंज और रिएक्शन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ अप्लाइड स्टिमुलस इज कॉल्ड रिस्पांस। जो भी हम विजिबल चेंज होता है और जो भी रिएक्शन होता है स्टिमुलाई के थ्रू, जिसकी वजह से हम कुछ भी विजिबल चेंज करते हैं स्टिमुलस के वजह से, उसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। ह्यूमन बीइंग हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस ऑफ सेल्फ। जो भी ह्यूमन बीइंग्स होता है उनके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें भूख लगी है तो हमें खुद ही अंदर से एक फीलिंग आ जाएगी कि हमें भूख लगी, हमें पता चल जाएगा, हम सेंस कर लेंगे उस चीज़ को। वो होता है हमारा हंगर सेंस। मान लो कुछ भी अगर चीज़ होती है, अगर हमें दर्द हो रहा है तो हम उसको पता लगा लेंगे कि हाँ हमें दर्द हो रहा है, वो हर चीज़ हम सेंस कर सकते हैं। तो ह्यूमन बीइंग के पास एक खुद का कॉन्शियसनेस होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इन प्लांट्स डू नॉट हैव सोफिस्टिकेटेड सेंस ऑर्गन्स। जो हमारा कॉन्शियसनेस होता है प्लांट्स में थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। प्लांट के पास उनके सेंस ऑर्गन्स नहीं होते तो वो कैसे पता लगाएं कि बाहर का टेम्परेचर मॉइस्चर कुछ ज़्यादा है तो उसकी रिस्पॉन्ड कैसे करें, स्टिमुलस के थ्रू रिस्पॉन्ड कैसे करें। तो उनके लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं लाइक लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर, पॉल्यूटेंट, टच एक्सेट्रा। प्लांट्स रिस्पॉन्ड करता है किसके थ्रू? टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वो सेंस कर लेगा, मॉइस्चर बढ़ेगा तो सेंस कर लेगा, पॉल्यूटेंट और टच अगर उसको करेगा तो वो सेंस कर लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हमारा मिमोसा प्यूडिका एक प्लांट आता है जिसको हम छूते हैं तो वो पूरा एकदम सिकुड़ जाता है, जिसको हम हिंदी में छुई मुई भी कहते हैं। अकर्स ड्यू एक्सटर्नल स्टिमुलस ऑफ टच। ये किसके थ्रू होता है? एक्सटर्नल स्टिमुलस ऑफ टच के थ्रू। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो लगातार चेंज होता रहता है, लगातार ही चेंज होता रहता है, तो उसमें हमें एडेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो एडेप्टेशन वाले जो हमारे कैरेक्टर होते हैं वो इनहेरिट होते हैं, तो यही एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन 2 टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म।
short term. These appears for a short period to overcome specific stress or in response to a particular season. जो short term होते हैं वो short period के लिए होते हैं, एक समय के लिए, एक सीज़न के लिए आते हैं और कुछ समय बाद चले जाते हैं. These disappear as soon as the stress period is over. जब हमारा stress period ख़त्म हो जाता है तो ये खुद ही चले जाते हैं. ये हेरिटेबल भी होते हैं और हमारा इनका एक छोटा सा रोल होता है एवोल्यूशन में भी. शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन. मोस्ट एम्फीबियंस, ज़्यादातर ये एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड सब थोड़े बहुत मैमल्स में भी होता है. हाइबरनेट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन. जब हमारे अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो ज़्यादातर हमारे जो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और कुछ मैमल्स हाइबरनेट पर चले जाते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो होता है, जिसकी वजह से वो एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं. लॉन्ग टर्म. These develop in response to struggle for existence in order to survive. ये बहुत ही लंबे समय के लिए परमानेंट होते हैं. ये एक बार जो आ जाते हैं तो ये जाते नहीं हैं. These are lifelong and remain present all the time. These are always heritable. ये भी एक हमें इनहेरिट होते हैं और ये एवोल्यूशन में बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल करते हैं. लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन. जो हमारे डिफरेंट बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं उनके जो जैसे क्लेमिंग के लिए उनके फुट जो होते हैं वुड पैकर के, वो क्लेमिंग के लिए होते हैं, कैचिंग के लिए हॉक के होते हैं, रनिंग के लिए ऑस्ट्रिचर होते हैं, ऑस्ट्रिच के होते हैं, स्विमिंग के लिए डक के होते हैं. ये क्या है? ये अडेप्ट करने के लिए उनके पेरेंट्स से उन्हें इनहेरिट किया गया है, तभी तो वो इस कंडीशन में अडेप्ट हो पाएंगे. मान लो कोई एक डक के अगर स्विमिंग के लिए अगर उसके पैर ही नहीं होंगे तो वो कैसे स्विमिंग कर पाएगी. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. एवोल्यूशन. इट मीन्स टू अनरोल, अनफोल्ड और रिवील हिडन पोटेंशियल. बहुत ही लंबे करोड़ों के थोड़ा जो हम नेक्स्ट जनरेशन होती है उसमें थोड़ा वेरिएशन होता है. जब बहुत सारा वेरिएशन एक साथ इकट्ठा हो जाता है लाखों करोड़ों साथ, वो एवोल्यूशन में चेंज हो जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. एवोल्यूशन के थ्रू हम पूरी प्रोजेनी ही चेंज कर सकते हैं, नई प्रोजेनी ही आ सकती है. चलते हैं. और डार्विन डिफाइंड एवोल्यूशन एज डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन. डार्विन तो जो थे उन्होंने एवोल्यूशन को डिफ़ाइन किया था. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. पढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर. रिपेयर एंड रीजनरेशन. इट इज़ एबिलिटी टू रिपेयर और रीन्यू डैमेज्ड लॉस्ट बॉडी पार्ट्स इन पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ये एक एबिलिटी होती है सभी लिविंग बीइंग में कि उनका जो डैमेज या लॉस्ट बॉडी पार्ट होता है उनको रिन्यू कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा सैलेमेंडर होता है, नीचे मैंने उसकी फ़ोटो भी लगाई है. सैलेमेंडर की जो हमारी पूँछ होती है वो कितनी जल्दी रिन्यू हो जाती है. कुछ में ये एनर्जी बहुत ज़्यादा, कुछ में हील करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ में धीरे धीरे होती है, लेकिन रिपेयर और रीजनरेशन होता सभी ऑर्गेनिज्म में है. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. एजिंग. जो भी हमारी सेल डिवाइड्स होते हैं लगातार, उसकी मदद से हमारी एज बढ़ती रहती है, उसे ही हम एजिंग कहते हैं. एजिंग की स्टडी को जेरोनटोलॉजी कहते हैं. और ये जो हमारी एजिंग होती है वो हमारी बर्थ से भी पहले ही स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम बायोलॉजिकल एजिंग कहते हैं. जो हम 9 महीने एम्ब्रियो की शेप में रहते हैं वो भी इसमें काउंट होती है. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. लास्ट हमारा जो लिविंग बीइंग का कैरेक्टर है डेथ. इट इज़ अल्टीमेट टर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल लाइफ. ये एक अल्टीमेट टर्मिनेशन है फंक्शनल लाइफ का. स्टडी ऑफ डेथ इज थैनाटोलॉजी. डेथ की स्टडी को हम कहते हैं थैनाटोलॉजी. इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट रेगुलेटरी प्रोसेस विच प्रिवेंट्स ओवर क्राउडिंग एंड ब्रिंग्स रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल. ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेगुलेटरी प्रोसेस है जिसकी मदद से हम जो अर्थ पे ओवर क्राउडिंग और जितने भी मटेरियल होते हैं उसकी रिसाइकल कर पाते हैं. मान लो हम एक डॉक्टर हैं, कोई पेशेंट आया है, हम कैसे पता लगाएंगे कि उसकी डेथ हुई है नहीं या फिर नहीं हुई है? तो इसके 2 टाइप्स होते हैं. एक होता है क्लिनिकल डेथ, एक होता है बायोलॉजिकल डेथ. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और इन्हें भी अच्छे से समझ लेते हैं. क्लिनिकल डेथ. क्लिनिकल डेथ में हार्ट बीट स्टॉप्स, हार्ट बीट रुक जाती है. पल्स स्टॉप्स, पल्स रुक जाती है.
ब्रीदिंग स्टॉप्स और ब्रीदिंग रुक जाती है और प्यूपल भी डायलेट हो जाती है। बायोलॉजिकल डेथ, इट रेफर्स टू स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। बायोलॉजिकल डेथ में हमारा ब्रेन ही काम करना बंद कर देता है। इसके कुछ सब टॉपिक्स भी हैं, पैलोर मोर्टिस, लिवर मोर्टिस, एल्गोर मोर्टिस और रिगोर मोर्टिस। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे। और कुछ और भी होता है, अगर हम देखा जाए तो लीवर, किडनी ट्रांसप्लांटेड, इन सब को हम अच्छे से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुंच जाए। थैंक यू।